हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स को पढ़ लिया था और डायमेंशंस के भी बेसिक पॉइंट्स हमने देख लिए थे। जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देख चुके थे। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस को वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। और कल आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, आपको कैलकुलेट करना था वर्क और एनर्जी, इन दो क्वांटिटीज की डायमेंशंस को, ठीक है। वर्क और एनर्जी होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, बट जिनसे नहीं सॉल्व हुआ है वो अभी अपन क्लास में बैठ के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट पता चलने वाला है, तो प्लीज अपना पूरा ध्यान आज समय इस स्क्रीन पे रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी की डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, काफी बच्चे होंगे वो सोचने लग गए होंगे कि एनर्जी निकालनी है तो कौन सी एनर्जी निकाले, पोटेंशियल एनर्जी निकाले कि मैकेनिकल निकाले कि या फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें। देखो, एनर्जी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है एनर्जी। अब वो किस टाइप की एनर्जी हो सकती है, शायद वो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें या हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या हम मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। वो हमने नाम अलग अलग कर दिए, बट है तो वो एनर्जी। जैसे कि हम एक बॉय की बात करें, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम जीतू है, ठीक है। नाम अलग अलग हो गए बट कहला है तो वो बॉय ही, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी तो एनर्जी ही रहेगी, चाहे फिर वो मैकेनिकल हो, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, ठीक है। उनके नाम अलग हो गए उनकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ठीक है, पर है वो एनर्जी। जैसे कि स्पीड की अगर हम बात करें, कभी आप एवरेज स्पीड पूछा जाए आपसे या आरएमएस स्पीड पूछा जाए, ठीक है, पर है तो वो स्पीड ही, तो उसकी डायमेंशन दोनों की सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की कर लो या पोटेंशियल एनर्जी की कर लो, दोनों की डायमेंशन आपकी सेम आएगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही सेम क्वांटिटी है, अल्टीमेटली है तो एनर्जी ही, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होती है आपकी हाफ mv² से। फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे डायमेंशन वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ mv²। अब ये देखो, ये 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। जो कांस्टेंट्स होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो डायमेंशन किसकी होगी, मास की होगी और वेलोसिटी की होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनिट लिखूं तो क्या होगा इसका, kg इंटू मीटर² / सेकेंड, ठीक है। kg किसकी यूनिट होती है, मास की। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, ठीक है। और सेकंड किस चीज को डिफाइन कर रहा है, आपका टाइम को, ठीक है। तो मास के लिए आप देखो यहाँ पे kg की पावर क्या है, 1 है मास। तो इसके लिए मैं कौन सी डायमेंशन यूज करती हूँ, m। तो m की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। मीटर², मीटर क्या चीज है आपकी, लेंथ है, तो लेंथ के लिए मैं डायमेंशन l यूज करती हूँ और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 2, तो ये L2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड टाइम है, टाइम के लिए मैं डायमेंशन लेती हूँ t, बट यहाँ पे ये भी स्क्वायर में है बट डिनोमिनेटर में है, तो मुझे अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी तो s की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टाइम की पावर क्या है, -2, तो यहाँ पे t की पावर क्या हो गई, -2। तो ये डायमेंशन हो गई आपकी एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई आपकी, m1 L2 t-2, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ले लो या पोटेंशियल ले लो या मैकेनिकल ले लो, चाहे कोई सी भी एनर्जी उठा के ले लो, आपकी डायमेंशन यही रहेगी। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है, कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बोल दिया था, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन आपको इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि कोई रात को भी आपको उठा के पूछ ले तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है, आप इसको रट लो, m1 L1 t-2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिट डायमेंशन से जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, उसमें कहीं ना कहीं से ये फोर्स वर्ड आ ही जाता है। तो जब आपको फोर्स को कैलकुलेशन में लेना है तो या तो आप पहले उसकी डायमेंशन निकालोगे फिर आगे कैलकुलेशन करोगे, या आपको डायरेक्टली ये एक छोटी सी क्वांटिटी तो याद करनी है, m1 L1 t-2, ये तो ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई में क्या है, t, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई आपकी, l हो गई, ठीक है। तो L1 हो गई, तो ये l की पावर 1 है, ये भी l की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है।
तो वर्क की जो डायमेंशन है यहाँ m1, ये दोनों मिला के हो जाएगा L2 और T-2। तो अब देखो वर्क की जो डायमेंशन आई वो क्या आई, m1 L2 T-2। एनर्जी की जो डायमेंशन आई वो क्या आई, m1 L2 T-2। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, एनर्जी और वर्क, बट इनकी जो डायमेंशंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका की पॉइंट है कि टू डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा वर्क का और एनर्जी का। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार आपको जैसे असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस तरीके की जो डेफिनेशंस है वो आपको दे दी जाती हैं। तो अगर आपको ये सब की पॉइंट्स याद होंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आज के लेक्चर में हम पूरा डेडिकेटेडली डायमेंशंस को निकालना और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डायमेंशंस की एप्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेस। स्ट्रेस अभी आपने नहीं पढ़ा होगा टर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये क्वांटिटी आप आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये पता कर लो कि स्ट्रेस एक क्वांटिटी होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। अब आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेस की डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस की डायमेंशन होगी आपकी फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे भी फोर्स आ गया। अब आपको फोर्स की डायमेंशन पता होगी तो आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो पहले फोर्स की डायमेंशन निकालोगे फिर आप स्ट्रेस की कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, वो होती है m1 L1 T-2। ठीक है, अपॉन में क्या था एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है वो मीटर क्या है लेंथ है और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा L2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 है, नीचे m की कोई क्वांटिटी नहीं है, तो स्ट्रेस के लिए ये m1 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे L1 है, अपॉन में L की पावर 2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो, देखो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा L1 - 2। ठीक है, और नीचे इसके अलावा t की और कोई क्वांटिटी नहीं है तो T-2 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रेस की डायमेंशन। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया आपका m1, इसको सॉल्व किया तो L की पावर -1 और T की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस का डायमेंशन। अब देखो स्ट्रेस एक क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन करी हमने, फोर्स अपॉन एरिया। आपको पता है प्रेशर, प्रेशर भी कैसे डिफाइन होता है फोर्स अपॉन एरिया से। तो स्ट्रेस की डायमेंशन और फोर्स की प्रेशर की डायमेंशन भी क्या रहेंगी आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़्यादा, कई बार जैसे फोर्स अपेयर हो जाता है एग्जाम में, वैसे ये वाली जो क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि यूनिट एंड डायमेंशन में जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस आए ना, सबसे ज़्यादा जो आपकी जो सिंबल अपेयर होता है वो यही अपेयर होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो टर्म है जी, काफ़ी बच्चों ने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी याद नहीं हो तो आने वाले चैप्टर्स में भी आप ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर है आपका, आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, बट अभी के लिए अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, जिसको हम डिफाइन करते हैं G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको G की वैल्यू, G की डायमेंशन निकालनी है, तो जिस भी चीज़ की आपको डायमेंशन निकालनी होती है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है,
तो जी हमें निकालना है, तो जी को हमने एक तरफ रख लिया, ठीक है, और बाकी इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो फोर्स है आपका, डी को इधर भेजेंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों आपके मास ही हैं, ठीक है। तो इसको हम एम स्क्वायर लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, मास का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों ही मास है, भले डिफरेंट भी क्यों ना हो, पर है तो अल्टीमेटली मास ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू से अभी मतलब नहीं है कि कोई 10 kg का है, कोई 20 का है, ठीक है। हमें मतलब है कि ये क्या क्वांटिटी है, ये मास है, तो मास हमने लिख लिया, ठीक है। तो जी को हमने कैसे लिख लिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी फोर्स आ गया, यानी कि जी की वैल्यू आपको निकालनी है तो पहले तो आपको फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। बट अगर आपको फोर्स की डायमेंशन पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लिखोगे m1 L1 T-2, ठीक है। d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए हम l यूज करते हैं, इसकी पावर 2 है तो l की पावर 2 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास के लिए हम यूज करते हैं m और इसकी पावर है 2, तो m की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है। तो m की पावर ये हो गया आपका, g की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, m की पावर 1 - 2, ठीक है। देखो यहाँ पे ये m की पावर 1 है, इसके नीचे डिवाइड हो रहा है m की पावर 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर आपकी माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका l की पावर 1 + 2, ठीक है। अब t की पावर -2 है, इसके अलावा कहीं पर ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे t की पावर -2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया m की पावर -1 L3 t की पावर -2, तो ये हो गया आपका g की डायमेंशन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर सको इसकी डायमेंशन तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, हम इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको ये फोर्स की डायमेंशन भी पता है तो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के ही टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k, इसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। अभी के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये डिफाइन होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे T क्या है आपका, ये है टेम्परेचर, इसको टाइम मत ले लेना, ठीक है, ये टेम्परेचर है। अब K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे G की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी डायमेंशंस लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट c आपकी डिफाइन हो रही है 1/√μ0 × c0 से, μ0/ε0 से, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है, आपसे पूछा गया था कि आपको डायमेंशन बतानी है μ0/ε0 की पावर -1/2 की, ठीक है। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हमें ये रिलेशन पता है c इज इक्वल्स टू क्या है 1/√μ0 × c/ε0, ठीक है। ये पावर है इसकी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/μ0 × ε0 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊँ तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा μ0/ε0 की पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब यही क्वांटिटी है ये वाली, ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, जो c की डायमेंशन है, क्योंकि दोनों टर्म्स इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी आपकी c की डायमेंशन की, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट।
अब देखो यहाँ पे टेंशन में नहीं आ जाना है कि यार स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कैसे उसकी डायमेंशन निकालेंगे। बेटा स्पीड वो तुम्हारी हो, स्पीड मेरी हो, स्पीड लाइट की हो, स्पीड किसी गाय की हो, स्पीड कछुए की हो, चाहे किसी की भी स्पीड हो, है तो वो स्पीड ही। तो जो स्पीड की डायमेंशन होगी वही स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी L1t - 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए हम क्या लेते हैं L, सेकेंड के लिए हम लेते हैं T। ये ऊपर आके क्या हो गया L1t - 1, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी L1t - 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट लॉजिक कहाँ लगाया कि जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है वो इसको इजीली सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो इसमें अटक के रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, एंगल की अगर मैं बात करूं, आपसे बोलूं कि आपको एंगल की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। अब एंगल की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे डिफाइन करते हैं हम, एंगल डिफाइन करते हैं हम आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, ठीक है। अब देखो आर्क लेंथ है, लेंथ है, ठीक है। इसके आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है इससे परेशान मत हो जाना कि ये आर्क लेंथ कैसे होगी, कैसे हम इसको लिखेंगे। बेटा है तो ये लेंथ ही ना, एक का नाम बबलू है, एक का नाम चंपू है, पर है तो वो दोनों लड़के ही, ठीक है। नाम ही तो चेंज हो गया, तो है तो ये लेंथ ही। भले आर्क लेंथ ले लो, मोटरसाइकिल की लेंथ ले लो, सड़क की लेंथ ले लो, किसी भी चीज की लेंथ ले लो, बट है तो ये लेंथ ही। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये है रेडियस, रेडियस भी हम मीटर में मेजर करते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर का या 5 मीटर का आप एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो ये भी आपके अपॉन में क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, मीटर के लिए हम क्या लेते हैं L1, ठीक है, रेडियस, और नीचे भी क्या है आपका L1, तो ये ऊपर जाके L1 - 1 यानी 0। तो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है, बट इसकी यूनिट तो होती है, हमें पता है, हम इसको रेडियंस में बताते हैं, ठीक है। तो एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए भी सेम यही फंडा है, आर डायमेंशनलेस quantities but they have unit। अब यहां से देखो कितना इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको मिल गया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट नहीं है, सॉरी उनकी यूनिट है बट उनकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर किसी की डायमेंशन नहीं है तो उसकी यूनिट हो सकती है, लेकिन अगर किसी की यूनिट ही नहीं है, जैसे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं 1/2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी डायमेंशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है आपका, इसको आप लिख लो कि क्वांटिटीज हैविंग यूनिट्स कैन बी dimensionless, but quantities have no units are surely dimension less, sorry dimension, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट है, जैसे एंगल की यूनिट होगी रेडियन, सॉलिड एंगल की होगी स्टिल रेडियन, ठीक है। ये दोनों के पास यूनिट तो है बट ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास कोई यूनिट नहीं है, जैसे कि स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन आप आगे जाके पढ़ोगे, स्ट्रेन हम डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, बट यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकती है और डायमेंशन नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये
पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं स्टेटमेंट्स में से बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने देख लिया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल तो हमने देख लिया। कुछ और ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि हमने देखा स्ट्रेन, ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं। इन क्वांटिटीज को आपको याद रखना है कि ये सारी क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशन लेस हैं। तो आप की पॉइंट लिख लो, सम डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ठीक है। पहली होती है आपकी एंगल एंड सॉलिड एंगल। 2022 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें पूछा गया था एंगल एंड सॉलिड एंगल है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, यूनिट्स बट डायमेंशंस, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस एंड नो यूनिट्स बट डायमेंशंस, ठीक है। तो आपको अगर फंडा ये वाला पता होता कि जिनकी डायमेंशंस, जिनकी यूनिट नहीं होती उनकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, और जिनकी यूनिट्स होती है उनकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन की भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट भी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और इसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। यानी कि थीटा भी डायमेंशन लेस है और साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है। इसके अलावा ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट्स। तो जितने भी लॉग के फंक्शंस होते हैं जैसे कि लॉग ए और इसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है ए, ये दोनों ही क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। सारे एक्सपोनेंट्स जितने भी होते हैं, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, डायमेंशन लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है एंगल और सॉलिड एंगल देके, हो सकता है आने वाले किसी पेपर में आपको इन क्वांटिटीज में से भी पूछ सकते हैं कि किसके पास डायमेंशन है या यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्ट्रेन है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई यूनिट नहीं होती इनकी भी, ठीक है, डायमेंशंस भी नहीं होती हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस कोई यूनिट नहीं है इनकी, कोई डायमेंशंस नहीं है। एक्सपोनेंट्स इनकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को, इस वाले पार्ट को हम इस चैप्टर के यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए जो आपको सॉल्व करना है, वो ये है कि आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की, आंसर मुझे कमेंट्स में लिख देना। जिन बच्चों से हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। सो ऑल द बेस्ट।